पेज नंबर 552। फॉर्मेट बना लें। अबू बकर मार्कर वर्किंग वन, जल्दी जल्दी साथ साथ। वर्किंग टू, apportionment of input। वर्किंग थ्री, टैक्सेबल सेल। भाई तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे तू क्लासे पढ़ा के आ रहा है। टैक्सेबल सेल। भाई वो अबू बकर ले गया मार्कर लेने हैं, अबू बकर को मार्कर ला दे। टू रजिस्टर्ड, टू अनरजिस्टर्ड। इसमें कुछ दो तीन लाइनें चाहिए बस, इधर दो तीन लाइनें चाहिए। ओ देख लो, इधर दो तीन लाइनें चाहिए। वर्किंग टू में आपको पता है जगह ज़्यादा चाहिए होती है। 2.1 में भी शुरू हो गई है मार्केट में, पता नहीं क्या क्या आ गई है। टू अनरजिस्टर्ड, तीनों सफा नहीं लबड़ा। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द पेज। ओके चलें जी। बस ठीक है, ले आओ इधर कैमरा। अच्छा जी, पहली परचेज 17% या क्रॉस 17%। दूसरी परचेज, यार चीज़ें तो टैक्सेबल हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड बंदे से ख़रीदी हैं, क्या कर दें? क्रॉस। अच्छा, एग्जेम्प्ट चीज़ें ख़रीदी हैं भाई, आगे जिस मर्ज़ी से ख़रीदी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये परचेज भी डेड होगी। सेल आ गई आगे, सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड, एग्जेम्प्ट गुड्स सोल्ड। ये क्या है लिखा हुआ है आगे? टू लोकल पर्सन्स, पाकिस्तान में बेची हैं एग्जेम्प्ट गुड्स तो कोई मसला नहीं। एग्जेम्प्ट गुड्स चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचें चाहे रजिस्टर्ड को बेचें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें तो बस एग्जेम्प्ट ही है ना, एग्जेम्प्ट सेल है। तो इस सेल को क्रॉस कर देंगे। इस सेल पे यानी 17 नहीं लगाएंगे, वो वर्किंग टू में तो इसे लेके जाएंगे। एक्सपोर्ट टू यूएई, जहां से आप अभी होके आए हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट टू यूएई, ये कितने परसेंट पे? अगली लाइन आपके लिए नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि कल पेपर है, जरा देख रहे हैं आप अटेंशन का लेवल, और माशाल्लाह इस तरह पढ़ा करें। अच्छा पढ़ें जी, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू यूएई, ये पहली दफा आया है एग्जेम्प्ट चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। सोचें आप एग्जेम्प्ट में डाल के इसका इनपुट डेड कर दें या जीरो रेट में डाल के इसका इनपुट रिफंड कर दें। नहीं यार, एग्जेम्प्ट में ना डालें, उसको बेनिफिट दें। जाहिर बात है लॉ मेकर उसको बेनिफिट देना चाहेगा, उसने हिम्मत करके एक्सपोर्ट की हैं चीज़ें। एग्जाम गुड्स शायद होली कुरान हो और वो एक्सपोर्ट हो गए हैं, तो एक्सपोर्ट हो गई अगर एग्जाम चीज़ें तो लिख लें ये ज़ीरो रेट में जाया करेंगी। लिखें
एक्सपोर्ट सेल, सॉरी एग्जेम्प्ट सेल अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो ये जीरो रेट में जाएगी। एग्जेम्प्ट सेल अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो ये जीरो रेट में जाएगी। अच्छा जी, इंक्लूड का लफ्ज ढूंढ लें। एक ये लिखा हुआ है इंक्लूड। यार ये पॉइंट वन में ये परचेजेस हैं या सेल है एडिशनल इंफॉर्मेशन में? यार गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड, गुड्स फ्रॉम, तो परचेजेस फ्रॉम, तो परचेजेस टू तो नहीं ना लिखा, ये सेल टू तो नहीं लिखा हो ना, तो फ्रॉम कौन सी वाली चीज होती है? परचेज होती है। इस फिगर में मसला है। और पॉइंट टू में आए, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसमें मसला है। टैक्सेबल गुड, एग्जाम नहीं, टैक्सेबल, बस ठीक है। अच्छा, सवाल में ना मैंने ये लाइन नहीं करवानी, इसको काट दीजिएगा, उसके मुताबिक मैं आपका सोल्यूशन भी अमेंड करवा दूंगा और एंड पे मैं बता दूंगा क्यों काटी है लाइन। चलें जी, जी बिल्कुल, आप भी परमानेंटली बुक से काट दें और सोल्यूशन व्हाइट बोर्ड वाला नोट कीजिएगा, मेरा किताब के पीछे वाला सोल्यूशन नहीं देखना। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। परचेजेस परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड कितनी है? 4960। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, परचेज अनरजिस्टर्ड कितने? 14। आगे परचेज क्या की है? एग्जाम्ड गुड्स कितने की? चलें जी आगे। सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू रजिस्टर्ड जी 8650। सेल टू अनरजिस्टर्ड 1560। इसको अंदर वाले कॉलम में लिख लें 1560। एग्जाम्प्ट गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड, बस एग्जाम्प्ट सेल है 1740। अच्छा जी, इधर देखिएगा, आज ना इधर एक मैं लाइन छोड़ रहा हूं, शायद इसी लाइन के छोड़ने के लिए मैंने आपको बुलाया था आज। ये एक लाइन वर्किंग टू में आज नहीं आएगी, हालांकि वर्किंग टू में कभी और तीन के अलावा कोई लाइन नहीं आई। अच्छा जी, एग्जाम्प्ट सेल बता दें 1740, और इधर आपको पता है वो हमारा आ जाता है इनपुट अदर्स, और वो भी अब काफ़ी लंबा सा आता है, दो तीन चीज़ों को जमा करना पड़ता है, और साथ आ जाए हमारा इनपुट मशीन। एक्सपोर्ट सेल को भी जीरो रेट में डाल दें, एक्सपोर्ट सेल ऑफ एग्जाम गुड्स को भी जीरो रेट में डाल दें। 1300 जमा 1900, 1300 और मेरा 1900। अच्छा, 1300 जमा 1900 20
36। अच्छा, मैं ज़रा .1 पे ना काली पट्टी लगा रहा हूँ और आप मुझे इधर बता दें यहाँ कौन सी परचेज जाती है जो काला हो और काले को फिर तीनों में पोर्शन करते हैं। यहाँ नीली मशीन जाती है और इसको तीनों में पोर्शन करते हैं। लेकिन अगर कभी परचेज या मशीन के साथ ये बता दें किसी खास मकसद के लिए है तो फिर इसको वर्किंग 2.1, 2.2, 2.3, 2.45 से रूट कराते हैं। मटेरियल ऑफ 296 was सिर्फ used for manufacturing exempt sale and material of 675 was सिर्फ used for manufacturing export related sale. Material of 296 was used for manufacturing exempt sale, was used for manufacturing exempt sale. मटीरियल ऑफ रुपीज इतने वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सेल। इससे ना थोड़ी सी एक कंफ्यूजन आ सकती थी आपके माइंड में कि 296 की परचेज एग्जेम्प्ट सेल में यूज हुई है। तो एग्जेम्प्ट सेल इधर आपको दिखने में दो नजर आ रही हैं, एग्जेम्प्ट पाकिस्तान में और एग्जेम्प्ट बाहर के मुल्क। लेकिन अगले पॉइंट ने ना वाजे कर दिया मटेरियल ऑफ 675 was सिर्फ used for manufacturing export related sale। तो इसलिए जब एक्सपोर्ट वाली चीजें अलग आ गईं तो एक्सपोर्ट सेल में इसको पोर्शन कर देंगे और एग्जेम्प्ट सेल के लिए ये वाला। तो थोड़ा सा ये वाला जरा कंफ्यूजिंग सा था, एग्जेम्प्ट सेल का लफ्ज़ ऊपर 2 दफा नजर आ रहा था। चलें अब आप हाथ ढीले छोड़ के परचेज ऑफ 296 फॉर एग्जेम्प्ट सेल, परचेज ऑफ 296 फॉर एग्जेम्प्ट सेल, तो इसको वर्किंग 2.1 में डालेंगे। परचेज फॉर एक्सपोर्ट सेल, ये एक्सपोर्ट सेल आ रही हैं, उनको हमने इधर इकट्ठा कर लिया। परचेज फॉर एक्सपोर्ट सेल, क्या? लेकिन यार ये ना वर्किंग 2.1 और 2 में डालनी तो हैं, लेकिन ये हमारी परचेज में पड़ी हैं, तो सिर्फ डालें या निकाल के रिक्लासिफाई करें? निकाल के रिक्लासिफाई। आज तक जो सवाल दिया होता था ना उसमें सिर्फ लिखा होता था ये परचेज इसलिए है, लेकिन आज के सवाल में लिखा हुआ है ये परचेज हमारी परचेज में भी पड़ी है। तो अगर हमारी परचेज में पड़ी रही तो फिर काले का पार्ट बन के तीनों में चली जाएगी। इसे निकालें, कितना? 296। वर्किंग 2.1 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल। जी यार इस परचेज पे ना 7-7 17 लगाते रहा करें। परचेज कितनी है? रिक्लासिफाई की 290 इंटू इज इक्वल टू 50, राउंड करके। इसको फेस पे मैं ले जाऊंगा थोड़ी देर में। दिस परचेज इज फॉर ओनली, इसलिए इसको इस वर्किंग से निकाल के 1 से 2.1 में ले आए। परचेज ऑफ 675 ओनली फॉर एक्सपोर्ट सेल, परचेज ऑफ कितनी? इज फॉर ओनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 0 रेट, इधर नाम तो 0 है ना इसका नाम, फॉर 0 रेट।
जी कितना 675 इंटू 115। आगे तो वो घिसी पिटी एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो बस आ गई हैं सारी जी। गुड्स वर्थ रुपीज 1.5 लाख वर परचेज्ड इन कैश। सेक्शन 73 लिख लें। यहाँ सेक्शन 73 में हमने पढ़ा था कि शायद आपको याद हो, सेक्शन 73 देखो यकसुई से मोबाइल यूज हो रहा है। सेक्शन 73 के अंदर हमने पढ़ा था कि 50,000 से ऊपर की परचेज आप कैश में पे नहीं कर सकते। तो अब आप बताएं क्या करें। इस परचेज को डेट कर दें माइनस 150 परचेज इन कैश, परचेज पेड इन कैश ऑफ ₹150। सेक्शन 73 में लिखा हुआ था कि 50,000 से ऊपर की चीज़ें ना कैश में खरीदी नहीं जा सकती। सेक्शन 73 लिख लो बुक पे, वो जो नीचे छुपाई हुई है ना ऊपर रख लो उसको। नीचे क्या रखी हुई है बुक? अब बड़ा हीरो बना हुआ है। अच्छा चलें जी आगे। $500 किलो पत्ती परचेज एट कॉस्ट ऑफ 360। अच्छा जी, बीवी की बात तो होती रहती थी, आज पति की बात, पत्ती की बात हो रही है। 500 किलो, अटेंटिव हो जाओ जरा। 500 किलो पत्ती परचेज एट 360। अच्छा ये जो पत्ती है ये किलो किलो की पैकिंग में अवेलेबल है, इन 1 kg पैकिंग। जरा कैलकुलेटर पकड़ें, एक पत्ती को चेक करें जरा। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 500, 720। तो आपने 1 किलो पत्ती कितने रुपए के एतबार से बाय की? 720। तो टोटल कितना बन गया जो ऑलरेडी गिवन है? 3,60,000। ये पति आपको पता है थर्ड शेड्यूल में बैठा होता है, हमने याद नहीं करना, पेपर में इस क्वेश्चन वाला खुद बताएगा। ये आइटम थर्ड शेड्यूल का है। थर्ड शेड्यूल वाली चीजों को किस पर डालते हैं? रिटेल प्राइस पर। फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन में बाद में करा देता हूं आपको। इसको परचेज वाली चीजों को सॉरी थर्ड शेड्यूल वाली चीजों को किस पे डालते हैं? रिटेल प्राइस पे। मुझे 720 निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने टोटल फिगर से खेलना होता है। तो 720 पे मैंने परचेज की है, रिटेल प्राइस 900 है। थर्ड शेड्यूल वाली चीजें होलसेल प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होती, रिटेल प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं। तो बजाय कि मैं 720 को निकाल के टाइम जाया करता, मैं डायरेक्ट 500 इंटू 900 करके देख लूं जो मेरे काम की चीज है। तो मुझे बताएं मेरी परचेज में पड़ा किस पे है? नहीं, अब आप इसमें टोटल से खेलो ना, 3,60,000। लेकिन मेरी परचेज में पड़ा किस पे होना चाहिए? कितने किलो पत्ती? 500। 1 किलो की पैकिंग में पत्ती अवेलेबल है, तो 1 किलो कितने का? 900। 4 लाख। हेलोविन टूथब्रश वाली एडजस्टमेंट की थी, ये वही वाली है। टूथब्रश भी हमने इसी तरह सही किया था। अब अच्छा परचेज में पड़े हैं ना? हाँ ऊपर इंक्लूड लिखा हुआ है, तो रॉन्ग को निकाल के करेक्ट रिकॉर्ड कर लें। माइनस 360 परचेज ऑफ टी। नहीं क्वांटिटी बताओ ना। 500 किलो ज़रब 900, इस पे 17% भी लगाएंगे ना, 17% भी लगाना है। मेहरबानी, बहुत जल्दी उठा।
परचेज में 7-17% लगाते रहना है। जी अच्छा यार ये एसी ना वो बटन बंद कर दो आके। पत्ती अपने पास ही रखनी है या आगे पत्ती सेल भी करनी है? सेल भी करनी है। बाय द एंड ऑफ अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त के एंड तक 300 किलो वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 790। 300 किलो वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ, याद रखिएगा ये जो थर्ड शेड्यूल की चीजें हैं ना, इनकी परचेज भी रिटेल प्राइस पे बुक करनी होती है अगर वर्किंग 1 में जानी है, और अगर वर्किंग 3 में इनकी सेल जानी है तो भी रिटेल प्राइस पे। तो अब मुझे बता दें मैं सेल में डालने लगा हूं, सवाल में जो सेल कह रहा है वो डालूं या सेल में भी 900 के एतबार से डालूं? बाकी जो बिका नहीं उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो अगले साल सेल में चला जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। बस 300 को 790 से मल्टीप्लाई करूं या 300 को मल्टीप्लाई करूं मैं 900 से। अगली बात बता दें कि इसको सेल में से निकाल के गलत फिगर सही सेल में डालूं या कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पड़ी है? नहीं नहीं, पड़ी तो वो परचेज में है, पर फ्रॉम का मतलब होता है जो चीजें खरीदी हैं किसी से, तो परचेज वाली फिगर परचेज में पड़ी हुई थी। आई कैप ने मेरे ख्याल से गलती की थी, मैंने भी सोल्यूशन में आई कैप के मुताबिक सेल में से निकाल दिए। ये सोल्यूशन आप इस सवाल का ना देखिएगा, सेल में से निकलना नहीं चाहिए, हमें इल्हाम तो नहीं होगा सेल में पड़ा हुआ है, तो इसलिए इस तरह की कोई अगर आई कैप 1-2 दफ़ा अटैम्प्ट में कर दे गड़बड़ तो उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी हमने। हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, इंक्लूड का लफ्ज़ हमने ढूंढा नहीं मिला, बस सेल में डालें। अच्छा जी, हाँ अब मेरा सवाल है कि सेल किस बंदे को हुई है? इधर देखें, सेल किसको हुई है? तो क्या सेल अनरजिस्टर्ड में डालूं या सेल रजिस्टर्ड में डालूं या सेल अदर में डालूं? यार अनरजिस्टर्ड में अगर डाल दिया ना तो एंड पे इस पे 3% लग जाएगा, वो ज़रा मसला है मुझे, आपको भी शायद होगा ये मसला, आपको पता है मेरे और आपके एक ही मसले हैं। तो अगर अनरजिस्टर्ड में डाल दिया ना इसको तो फिर एक मसला हो जाएगा कि इस पे 3% एंड पे फर्दर लग जाएगा, हालांकि डिटेल प्राइस डब्बे पे प्राइस लिखी होती है, आप कस्टमर से 3% मेरे ख्याल से ले नहीं सकते, मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि इसके डब्बे पे कीमत लिखी होती है। पेज 467 पे हमने पढ़ा था कि थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पे फर्दर टैक्स नहीं लगाना, तो अगर इन पे फर्दर टैक्स नहीं लगाना क्योंकि इनके डब्बे पे प्राइस लिखी हुई है तो 3% अब मैं बिल पे लगा के भी नहीं उसको दे सकता, क्योंकि डब्बे पे इसकी प्राइस लिखी होती है। तो इसलिए फिर मेरे ख्याल से इसको आप रजिस्टर्ड में तो ना डालें, सेल्स टू अदर्स डाल दें, यानी ऐसी जिस पे 17 लगना है, बस ऐसी में ना डालें जिस पे 17+3 लगना है। तो सेल ऑफ टी, मेरे ख्याल से सेल वाली साइड पे ये पहली दफ़ा आया थर्ड शेड्यूल वाली चीज़। थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ पहले आई तो थी लेकिन परचेज वाली साइड पे आई थी। तो सेल वाली साइड पे अगर आपने इसको डालना हो तो चाहे अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेल अदर्स को डाल दें। कितने किलो? 300 किलो, एक्सेलेंट, रिटेल प्राइस पर 27। चलिए उधर रखो कैमरा। ये पॉइंट 2 में छोड़ रहा हूँ अभी, पहले ज़रा इजी काम कर लें एक दो, फिर आते हैं पॉइंट 2 की तरफ। ये पढ़ लें मशीन ए का क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मशीन ए देख लें किस लिए यूज़ हो रही है। फॉर लिखा हुआ है, मशीन ए 2000 की है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट, मशीन ए इज़ यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट सेल, चाहे एक्सपोर्ट जीरो रेट हो, सॉरी चाहे एक्सपोर्ट टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट सेल में यूज़ हो रही है। तो ये मशीन किस सेल में यूज़ हो रही है? जी, इसको यहाँ से मैं माइनस करूँ? नहीं, यहाँ से माइनस नहीं करना क्योंकि किसी चीज़ में पड़ी नहीं हुई,
यहाँ से माइनस नहीं करना। इस मशीन को यहाँ डालूँ मैं? नहीं, वो मशीन फिर तीनों में चली जानी है। तो इस मशीन को मैंने असल में तो इधर लाना है। तो इसके लिए वर्किंग 2.3 परचेज ऑफ मशीन फॉर, नहीं फॉर जीरो रेट है, मशीन ए की बात कर रहा हूँ। परचेज ऑफ मशीन ए फॉर जीरो रेट सेल। जी परचेज पे ना 7-7-17 लगाते रहे। 2000 क्यों, मैं क्यों 2000, आप 2000, अच्छा इज इक्वल टू 2000 ज़रब 17%, 340। जेब च पा को लेना जाए। अच्छा मशीन बी, ये जरा नजर मारे किसके लिए यूज हो रही है? ये टैक्सेबल लोकल 17 होती है, टैक्सेबल लोकल 17 होती है, एज वेल एज एग्जेम्प्ट लोकल। असल में ना एग्जेम्प्ट थोड़ी एक्सपोर्ट भी पड़ी है ना, तो उसने क्लियर यहाँ अच्छा कर दिया, क्लियर कर दिया। असल में आपको पता है एग्जेम्प्ट कुछ जीरो रेट सेल टाइप भी चीजें हैं जो बाहर के मुल्क में बेची जा रही हैं, तो उसने क्लियर कर दिया एग्जेम्प्ट लोकल। तो क्योंकि ये वाली जो एग्जेम्प्ट है ये तो एक्सपोर्ट सेल है ना, उसने क्लियर कर दिया। लेकिन टैक्सेबल लोकल कौन सी होती है, मैं आपसे ये पूछ रहा था। तो दिस परचेज इज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। तो वर्किंग 2.4 परचेज ऑफ मशीन बी फॉर टैक्सेबल, बस टैक्सेबल लोकल की जरूरत है, ये टैक्सेबल, बस यही टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल। नहीं 3000 नहीं, 3000 ज़रब 510। ओके नेक्स्ट। ओहो ये तो वो फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा है, फर्नीचर ताकि बेचें। नहीं फिक्स्ड एसेट के तौर पे खरीदा है यार, फिक्स्ड एसेट के तौर पे फर्नीचर टू यूज इन ऑफिस, फॉर सेल या फॉर यूज। तो आपको पता है मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी फर्नीचर, किसी लैंड, किसी बिल्डिंग, किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, किसी ऑफिस इक्विपमेंट, किसी गीज़र, किसी हीटर, किसी एसी, किसी गाड़ी की परचेज रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट के तौर पे मशीन ही सिर्फ परचेज में आ सकती है या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। तो ये तो डेड करें आप, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज़, और फिटिंग शिटिंग अब खुद लिख लीजिएगा पेपर में, इतना भी फिट ना हो। अच्छा जी ओके। अब वो एंड पे उसने थोड़े से मार्क्स देने होते हैं बच्चों को, उसने एडजस्टमेंट 2-4 डाल देते हैं बच्चों वाले। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 959 का जो कैश में पे हो गए, इसमें तो कोई मसला नहीं, हमने सेक्शन 73 में पढ़ा था बिजली के बिल कैश में पे हो सकते हैं, बल्कि इनकम टैक्स में भी ये पढ़ा हुआ है बिजली के बिल कैश में पे हो सकते हैं। और बिलों में सेल्स टैक्स डला हुआ है बिलों में सेल्स टैक्स। तो अब कैलकुलेटर पे चेक करने की जरूरत नहीं कि सही डला हुआ है या नहीं, बस एज इट इज ऑल द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एक्सेप्ट वेयर एवर बताया हुआ है। इसका मतलब है ये ऑलरेडी इनपुट है, हम वापडा नहीं है कि सेल में डालें, हम इसको कहां डालेंगे? परचेज में। इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट जी 1, इस इनपुट पर इनपुट ना लगा दीजिएगा, वो आपको इटपुट कर देगा, ये खुद इनपुट है। आ जाओ, सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना, नहीं हूं नहीं, फेस पे इंशाल्लाह ले जाएंगे। आगे चलो, इसका क्या करना है? इनपुट है 186 रुपए का फरवरी का, गलती से वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था, अगले 6 महीने रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें ना महीने गिनने होते हैं, इसमें दिन नहीं गिनने होते हैं, दिन नहीं गिनने होते। इनपुट है 186 का जो फरवरी का है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो सका। हमारा कौन सा महीना है? नहीं होते क्यों जा रहे हो, थल्ले होएगा वैसे, हाँ नीचे भी अगस्त का महीना है। तो इसमें ना दिन नहीं गिनने होते। ये है सेक्शन 7 के 1 की आखिरी 2 लाइनें। इसका तरीका ये होता है कि जो परचेज आपकी रिकॉर्ड नहीं हुई ना, अगले 6 महीने में उसको रिकॉर्ड कर लें।
तो इसको रिकॉर्ड कर लें हम अगले 6 महीने, विच कुड इन, नहीं हमारे महीने को नहीं गिनना होता, जाके लिखो सब्सीक्वेंट लिखा हुआ है वहां पे, अगले 6 महीने, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आज मैंने जूता उतारना, तू नहीं उतारा हुआ, उसी से तुझे मारूंगा। तो शुक्र है मेहरबान टाइम पे आ गया। एक तो मेहरबान ये वाला है ना, वो नहीं इनपुट। तो 6 महीने, अगले 6 महीने में भूली हुई परचेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो करें इनपुट ऑफ, चले मैं लिख लेता हूं, फरवरी 186। हाँ जी, इसको इंशाल्लाह हम अपोर्शन करके लेके जाएंगे और रेडी करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तो मशीन की परचेज मैंने रिकॉर्ड की है ना, मशीन बी की परचेज मैंने रिकॉर्ड की है। इंशाल्लाह ये अपोर्शन करेंगे जिस इसमें, फिर जिस तरह जितना इनपुट हुआ वो डेड भी मैं करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ इसका इनपुट कड्डा है भाई, अभी तो मैंने इनपुट इसका निकाला है, फिर उसमें से कितना डेड करना है, कितना फेस पे माइनस करना है, वो अलग बात है। अच्छा जी, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ। पकड़ी किताबें नहीं हैं, लगे मोबाइल में हुए हैं। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं कि टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड का इनपुट फेस पे माइनस होता है या डेड होता है? हाथ इधर कर, हाथ इधर कर, हाथ इधर कर। टैक्स नहीं, मैं इनपुट की बात कर रहा हूं। टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड टोटल में जाती हैं, इधर आती हैं, इसका इनपुट न्यूमेरिकल के मुंह पे माइनस होता है। शायद आपको पता हो कि ना पता हो, टैक्सेबल सेल रजिस्टर्ड, टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड, ये दोनों टोटल करते हैं हम, और ये टोटल इधर जाता है और इसका इनपुट माइनस होता है। तो अनरजिस्टर्ड बंदों को चीजें बेचना कोई बुरी बात नहीं है लॉ की नजर में। उनका इनपुट डेड होता है, उनको गाड़ियां बेचें कोई मसला नहीं, उनका इनपुट डेड नहीं होता। हाँ, मसला बस ये होता है कि उनसे 3% ज़्यादा ले लें, बस सजा उनको दे दें थोड़ी सी, वो अलग चीज़ है। तो ये तो बोंगी मारी थी बोंगों ने कि टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड जो होती हैं, इस सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले टायरों का इनपुट डेड होता है या फेस पे माइनस होता है? ये मैं पूछ रहा था गलती से। दो सेल अनरजिस्टर्ड बंदों को ऐसी हैं आपके सिलेबस में जो जिनका इनपुट भी डेड होगा, जिसके लिए मैंने ये जगह छोड़ी है। आज एक नई लाइन में यहां डालूंगा, टैक्सेबल सेल। दो सेल अनरजिस्टर्ड बंदों को आपके सिलेबस में ऐसी हैं जिनका इनपुट डेड होता है। एक मैंने बहुत पुरानी पढ़ाई भी है सेक्शन 8 में, और एक आज पढ़ाई है। अगर एक अनरजिस्टर्ड बंदे को एक महीने में 10 मिलियन से ऊपर की सेल कर दें, चाहे आईडी कार्ड मांग भी लें, उसकी सेल का इनपुट डेड हो जाएगा। और अगर 10 मिलियन से कम की सेल किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को करें, उसका आईडी एनआईसी वगैरह ना मांगे, तो उसका भी इनपुट। तो सेल अनरजिस्टर्ड का अगर एनआईसी ना मांगे तो इनपुट डेड है, और एनआईसी मांग भी ले लेकिन 10 मिलियन से ऊपर सेल कर दे महीने की। अब वो वाली बात तो आज पढ़ाई थी, दूसरी वाली बात ढूंढने कहां लिखी हुई थी। ये 90% अल्लाह का शुक्र है हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ये एक नई बात थी, बस एंड पे बता रहा हूँ, फिर ओवर है। घर वालों को बस फ़ोन कर दें, बबलू आ रहा है। सेक्शन 8 में कहना पता नहीं कौन आ रहा है। पेज 470, पेज 470, इनपुट ऑन गुड्स। कुछ इनपुट आज हम इधर लाके डेड करने लगे, एग्जैक्ट इधर लिखूंगा मैं। इनपुट ऑन गुड्स
फॉर सेल टू फॉर विच सेल इनवॉइस डू नॉट बियर NIC और NTN ऑफ द बायर। समझ आ गई बात? चलें जी, अब सवाल में आ जाएं। जिथे दी खोती, अब क्या बोलते हैं, छोड़ो परे अब तो। पॉइंट 2, टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड्स, टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड्स goods of 320 which were sold to a customer who did not provide CNIC और NTN। तो 8 का M लिख लें, यहाँ सेक्शन 8 का M, उसने अपना NIC देने से इनकार कर दिया, तो उसको जो गाड़ी बेची है उसका इनपुट क्या कर दें, डेड कर दें। इसके लिए हम एक नई लाइन डालेंगे आज यहाँ। अच्छा, पहले तो इसको इधर करें ना यार। अगर इधर मैं एक लाइन आज डालूं, माइनस कितना 320, और फिर मैं लिखूं दोबारा टू अनरजिस्टर्ड, दोबारा हेडिंग दे दूं अनरजिस्टर्ड, सेल फॉर विच नो NIC, यानी रिक्लासिफाई करो, 320 हो गया। और आपके समझने के लिए जरा देखें मैं क्या लिखने लगा हूं। आपके समझने के लिए, ये अच्छे लोग होते हैं रजिस्टर्ड, ये बुरे होते हैं, ये एक नई कैटेगरी मार्केट में आई है, बहुत बुरे। यहां भी मैंने एक नई लाइन डाल दी आज, बहुत बुरे, सिर्फ आपके समझने के लिए, बहुत बुरे। ये हैं दोनों अनरजिस्टर्ड ही, लेकिन इन्होंने शायद NIC दे दिया होगा और इन्होंने NIC, ठीक है जी। चलें जी, बस ये था। न्यूमेरिकल का फेस बना लें, कैलकुलेटर्स पकड़ लें, फेस शुरू हो। अब जरा मुझे तसल्ली से ना 1-2 मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेटर हाथों में नोट नहीं करना। तरतीब क्या होगी अब हमारी, रिक्लासीफाई कर दिया हमने सेल को बुरों से निकाल के बहुत बुरों में, अच्छों में डाल दिया यार, आंधोगे। सेल को बुरों से निकाल के बहुत बुरों में डाल दिया, क्योंकि हमने इनका क्या नहीं लिया, NIC नहीं लिया। अब हम क्या करें, अब हम वर्किंग 1 का टोटल पहले करते होते थे, फिर वर्किंग 2 का टोटल, और फिर वर्किंग 3। इस पे लगाएं 17%। सॉल्यूशन मत देखें सवाल का, इधर से करें, सॉल्यूशन में कुछ और है। 591 टोटल 1008, ठीक है। ये काला आ गया, नीला कोई है नहीं, नीला कोई है नहीं, चलिए। वर्किंग 1 का टोटल हो गया और पोस्ट भी हो गया। अब इसके लिए कौन सी वर्किंग का टोटल कर लें, वर्किंग 3 जी। नहीं, पीछे सॉल्यूशन उधर इतना बेहतर नहीं है, पीछे मैंने इधर सही सॉल्यूशन किया है। तो ये वाला देखना, किताब वाला काट देना घर जाके अकेले में बैठ के। अच्छा यार, मेरा एक आपसे मशवरा है, आपसे राय मांग रहा हूँ। अनरजिस्टर्ड की सेल का सब टोटल कर दूं या ठीक है ग्रैंड टोटल ही कर लूँ, काफ़ी है? ग्रैंड टोटल भी कर लूँ काफ़ी है, लेकिन एंड पे जब मैंने 3% लगाना है ना, तो फिर भी तो मुझे इन दोनों का टोटल करना है। तो इन दोनों का टोटल करके रख जाते हैं, ज़रूरत पड़ी यूज़ कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी नहीं यूज़ करेंगे, उसमें क्या मसला है। इन दोनों का टोटल ज़रा कर लें। हाँ जी, कोई ज़रूरी नहीं था टोटल करना, कर लिया बस, ठीक है 1। अच्छा वही आगे भाई कह रहे हैं, ऑब्वियसली यार इसका और इसका 10486 जी मोहतरम। अब मैं क्या डालूं इधर, टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड, लेकिन कौन से वाले, सिर्फ नो NIC वाले। टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड सिर्फ कौन से वाले, नो NIC वाले। इनका इनपुट भी मैंने डेड करना है, एग्जाम सेल की तरह इनका इनपुट भी डेड होगा।
अगर आपने ये बता दिया ना तो कमाल हो जाएगी कि इधर कितनी फिगर जानी है और इधर कितनी फिगर जानी है। इधर कितनी जानी है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लें जरा खूबसूरत लगे। हाँ जी, इधर कितनी जानी है 320। इधर इधर लंबे तरीके से क्यों चल रहे हो? ये कह रहे हैं इधर 320 ले जाएं, इधर 270 जमा 8650 जमा 1240। इस तरह कर लो यार, इसमें से ये माइनस कर दो। जी वो कर दिया था सबने जी। 10480 और एग्जामिनर को भी तो शो करो, पेपर घर वाले शो नहीं करते तो पेपर में जाके शो कर लो कुछ। माइनस 320 10160। अब मैं एक टोटल करवाने लगा हूँ, लेकिन एक भाई ने कहना वही आ गया, फिर इन दोनों को टोटल करके देख लें। 10160 जमा 320, तो आपको पता है ना 10480 ही हम उठाते थे, लेकिन आज हमने प्यार से उठाया, पहले इसको फिर इसमें से वो माइनस करके। चलें जी, अब यहाँ तक नोट कर लें, फिर काले को बांटते हैं। टूट गया, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। चलें जी, काले को पोर्शन करें, टोटल्स करते हैं पहले इसका। 6500 तो नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही आपने अजीब फिगर बता दी है। 15420, चारों को टोटल किया 15420। वो कोई नहीं, मसला हुआ है कैलकुलेटर पे, कर लेंगे सर। 1008 डिवाइडेड बाई 15420 मल्टीप्लाइड बाई 10,160। वन 1008 डिवाइडेड बाई 15420 मल्टीप्लाइड बाई 10160। 664। 1008 डिवाइड बाई 15420 मल्टीप्लाइड बाई 320। 21। 1008 डिवाइड बाई रुपीज इन थाउजेंड ऊपर लिख दीजिएगा, ये नहीं कि जैसे ही पेपर मिले शुरू में लिख दें, हर सवाल के साथ हर पेज पे 1008 डिवाइड बाई 15420 मल्टीप्लाइड बाई 3200। 20 1008 डिवाइड बाई 114। मेरे ख्याल से इनकी अंग्रेजी हम इतनी कम्प्रीहेंसिव लिख चुके हैं कि दोबारा सवाल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमें पता है कौन कौन से को कहाँ कहाँ लेके जाना है। इनकी अंग्रेजी हम इतनी कम्प्रीहेंसिव लिख चुके हैं कि हमें अब सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक नोट कर लें। चलें जी, 50 रुपये देखें कहाँ लेके जाने हैं। रॉ मटेरियल, यार ये रॉ मटेरियल को इधर रखने और मशीनों को उधर लेके जाना है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम से प्लस 50, लेकिन इसको टोटल को खींच के उधर नहीं करना, वैसे अलग सी चीज़ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जीरो रेट से जी कितना 100। सही है। परचेज ऑफ मशीन ए फॉर जीरो रेट से 340। ये मशीन भी थोड़ा टफ टाइम आपको देगी कैलकुलेटर पे, वैसे कॉन्सेप्ट आसान है, कैलकुलेटर पे टफ टाइम देगी। जरा बता दें मशीन भी किसके लिए है? फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम्ड। आज तो टैक्सेबल भी दो में तकसीम होगी ना, तो ये थोड़ा सा टफ टाइम देगी। आप बता दें 510 को हमने 3200 इग्नोर कर दें, इन तीनों में तोड़ना है, तो 510 को इन तीनों में तोड़ेंगे, तीनों में तोड़ेंगे। ये चीज़ भी मशीन बनाने से गुजरी होगी, ये ऐसी तो नहीं बन गई होगी चीज़ जो बेची आपने। तो 510 को 3 हिस्सों में तोड़ दें। पाँच सौ दस को 3 हिस्सों में तोड़ दें। 510 को मल्टीप्लाई करें 10
और डिवाइड 510 को जरूर लिखने का लेटर पे, चलिए मैं लिख देता हूँ ऐसे 510 मल्टीप्लाई 10160 डिवाइडेड बाय 10160 प्लस 320 प्लस 17424। हाँ ये टैक्सेबल लोकल है और ये टैक्सेबल एक्सपोर्ट है, इसलिए 3200 में हम नहीं फेंक रहे इसको। 320 टैक्सेबल लोकल है, पाकिस्तान में सेल हुई है, टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसका पाकिस्तान में एनएसी नहीं मांगा, ये भी तो लोकल सेल ही है टैक्सेबल जी। 510 मल्टीप्लाइड बाय 320 और डिवाइडेड बाय 10160 प्लस 17 इज इक्वल टू 13। 510 मल्टीप्लाइड बाय 1700 डिवाइडेड बाय, आप इन तीनों का सब टोटल करके अलग साइड पे लिख सकते हैं पेपर में, कोई ऐसा मसला नहीं, प्लस 320 प्लस 73। तो पेपर में ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं, डैश 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 डाल के तीनों कर दीजिएगा जी। अब डायरेक्ट भी वैसे कर ही सकते हैं यार मेरे ख्याल से, तो 510 को तीनों में पोर्शन करते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का फिक्र आपने लिखा होगा, डायरेक्ट भी पेपर में कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन शो किए बगैर। इसे मैं देखूंगा कल आई के पेपर में, याद कराना, फिर देख के बता दूंगा। 424 13, इसको तो आप अलग से को लिखने की जरूरत है ना, 424 इधर लिखने मशीन भी है ना, 424 13, इसका टोटल नहीं करना होता है, इसके टोटल कहीं नहीं लेके जाने, इसके टोटल कहीं नहीं लेके जाने, फेस रह गए बस। जी भाईजान, फेस में आपको पता है रेड सेट चीज़ें टिक करनी होती हैं, तो पहले ज़रा ज़ीरो रेट का रिफंड मुझे बता दें कितना है, ज़ीरो रेट का रिफंड टोटल कर लें इनके, टोटल कर लें इनके, कर लें कितना 324 169। ये ज़रा देखें सारे ऊपर, ये इनपुट क्या हो जाने हैं, क्योंकि ये सेल क्या है, ये 21 और 13 नई चीज़ सीखी, ये क्या हो जाने हैं डेड। ये इसका एनएससी ने मांगा, सेक्शन 8 कहते हैं इसको डेड करना है, अभी तो 8 के में पढ़ के आए हैं, तो जिस तरह ये दोनों डेड होने हैं 169 और 73, ये दोनों भी डेड हो जाने हैं। ये जीरो रेट वाला है, इसको न्यूमेरिकल के बॉटम में डाल देंगे और ये न्यूमेरिकल के पेज पर। तो शुरू करते हैं जी 324 और 340 से। ये लाइन मैंने काटी हुई है, फेस बना हुआ है वैसे, चलें दोबारा बना देता हूँ इस क्लास में जी। बताएं जी, रिफंडेबल बताएं ऑन जीरो 320 जी, कितना आ गया 664, बाद में नोट कर लीजिएगा, बाद में जरा मुझे फेस बनवा दें पहले। अब कौन सा मार्कर पकड़ूं, लाल पकड़ के इसको टिक करें 320 को, और क्या जा रहा है, ओए होए 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 होए, आज डब्बे ने ट्विस्ट नहीं मारी, थोड़ा थल्ले नहीं हो गया, पूरा नहीं थल्ले हुआ पुत्र, पहले वाला हिस्सा थल्ले हुआ थोड़ा, क्योंकि यार ये भी तो टैक्सेबल सेल है ना, इस पे सेल्स पे टैक्स तो लगाने, इनपुट डेड करना है ना, इसका इनपुट डेड करना है इसका। अच्छा, ये 320 मैंने गलत लगाया था, टिक बबलू 1560, ये सेल टू अनरजिस्टर्ड है, तो अब आप पकड़ लें, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें।
जिस बंदे का एनआईसी नहीं मांगा उसकी परचेज डेट करनी है या उससे सेल पे भी टैक्स माफ कर देना है? सेल में टैक्स नहीं माफ करना, जिसे परचेज डेट करनी है। चलें जी, एक और लाल है, वो आपको पता है, ये पड़ा हुआ इधर, ये वाला ना, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला। तो ये जितने लाल रह गए हैं अब आप इनको बुला लें जी। आउटपुट बताएं, दो फिगर्स को जमा करवाएं मुझे। 10 प्लस 320 इज इक्वल टू, जरा बताएं। तो यार 10480 आपने डायरेक्ट वर्किंग 3 से उठा लेना था, समझ आई बात? तो 10480 डायरेक्ट वर्किंग 3 से उठा लेना था। अगर आपको मेरे इस डब्बे के अंदर मसला नजर आया है तो आपके अंदर मसला है, तो 10480 इधर से उठा लेना था, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इस पे कितने परसेंट लगाने? 17%। 1782। अब तो वो बस नॉर्मल न्यूमेरिकल लग गया, लेस अलग रहे, मशीना वाला कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो जाए। इनपुट अदर लोअर ऑफ जी, क्या क्या एक्चुअल कितने? 664 प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, मैं देख लेता हूँ, ठीक, ओके जी, ठीक है। 1138 1138 18। इसे किससे कंपेयर करना है? 90% ऑफ 16। इसको साथ ही नीचे लिख जाए, इसे भूल जाना है, फिर कैरी फॉरवर्ड कर लें। कितना माइनस करना था, कितना हो गया, कितना फिर कभी 190। अच्छा यार, ये ना देखें इधर, ये वाला रिफंड होता है 45 दिन में, वो देखें इधर, ये 45 दिन में रिफंड होता है, रिफंड एप्लीकेशन देने के, जीरो रेट वाला है ना। और ये वाला होते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जून तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और फिर जुलाई अगस्त में जाके आप रिफंड एप्लीकेशन देंगे, वो ऑडिट वगैरह कराएंगे और फिर ये मिलेगा। चलें, ये तो पता नहीं कहाँ की बात निकल गई थी। इस आउटर कॉलम में बताएं कितना आ रहा है? 1604 माइनस करें। अब किसका माइनस करना है इनपुट? जी बोलें। अगर मशीन का इनपुट 178 से ज्यादा हुआ तो इसका नाम हम रख देंगे बड़ी वाली मशीन, मशीना। मशीन का इनपुट कितना है? इसका मतलब है 178 इसको बर्दाश्त नहीं कर सका, भाई ये रिफंड नहीं होता, ये रिफंड नहीं होता, मैंने आपको बताया था। अब आपको ना डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज करना पड़ेगा, और इसका नाम आपको पेपर में लिख के आना पड़ेगा, सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये ना मशीन का जब इनपुट ज़्यादा आ जाया करेगा तब ये लाइन लिख के आया करेंगे जी। 246। एक चीज़ रह गई है, ऐड 3%। ऐड 3% फर्दर, वो ज़रा मुझे बता दें किस पे करना है? वहाँ वो 1560 पे, बस इसका ना इनपुट डेट करना है, बाकी इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें। 1560 इंटू 3%। अच्छा, 47 को भी ना सिंगल लाइन लगा के, डबल अंडर लाइन लगा के क्लोज कर दें, ये पेएबल टू गवर्नमेंट है। एक और तो इधर ना दो डबल अंडरलाइंस आ गई, बस इट इज पेएबल टू गवर्नमेंट। अब मैं नीचे वाली दो लाइनों को थोड़ा खींच के नीचे कर देता हूं, क्योंकि वो आपको पता है न्यूमेरिकल का हिस्सा तो होती हैं लेकिन ज़रा नीचे करके लिखी होती हैं, थोड़ा सा नीचे कर। तो ये जी पेएबल टू गवर्नमेंट तक की कहानी है।
अच्छा, यार वो आई कैप तो ऐसे पंगे लेने से बाज नहीं आता, कोई इक्का दुक्का एक एडजस्टमेंट ऐसे ही डाल देते हैं। तो असल में बच्चे कहते हैं लिखा हुआ था आपने क्यों कटवाया, तो ज़्यादा मसला है तो सुन लें, लेकिन मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि इक्का दुक्का ऐसी चीज़ आ जाए तो ऐसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बस उन पर ज़्यादा फोकस रखे बंदा। ये एक ऐसी इसने अजीब सी लाइन डाली थी सवाल में, वो सुन लें क्या है। कहता है ये जो वो NIC वाले बंदे को चीज़ें बेची हैं ना, उनकी ख़रीदने की प्राइस मैं आपको अलग से दे देता हूँ, 275 है, और ये ख़रीदने की प्राइस हमारी परचेज़ में पड़ी है। तो उसने फिर, मैंने तो ये कटवा दिया सवाल से लाइन, इसको काट ही दें सवाल से। अगर ये लाइन लिखी होती तो मैं कैसे करता, कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए समझना। तो मैं -275 यहाँ से कर देता क्योंकि इसमें तो पड़ी है, और फिर 275 पे लगाता 17% और 21 की जगह लिख देता, क्योंकि ये फिर परचेज ऐसी है जो सिर्फ इसके लिए है। वो बता रहे ना ये परचेज इसकी है, तो इसकी परचेज शायद वो अलग से देना चाह रहा है, तो इसको फिर मैं इधर लिख देता। लेकिन एक थोड़ा सा फिर काम और ज़रा टफ हो जाता, क्योंकि 1008 को फिर मैं चारों में तकसीम ना करता, क्योंकि शायद इस वाली सेल की परचेज गिवन है, इस वाली सेल की परचेज गिवन है। तो 1008 को मैं इसमें, इसमें और इसमें तकसीम कर देता, जैसे इस सवाल में किया था। तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाता, बट छोड़े पड़े हुए इस तरह की, जितने मर्जी पंगे डालता रहे, हर दफ़ा कोई ना कोई इस तरह का पंगा डाला होता है। तो ठीक है जी, सो ओके।